अगर आप देखिए तो आरजेडी का ये बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आरजेडी ने जो है आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। जो उनके नेतागण हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। इसकी कई वजहें हैं जिस पर कि हम दिन भर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो ये नीतीश कुमार के काम पर मुहर भी है, जो उन्होंने पिछले 20 सालों में काम किया है। और जो कुछ चीज़ें हैं, आप नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी नैरेटिव को इस्टेब्लिश नहीं कर सके। अगर आप महागठबंधन की बात कीजिए तो आप उनके काम पर उंगली नहीं उठा सके। आप कितना भी कह लीजिए कि नौकरी हमने दी, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कहा ही जाता है, अगर आप बिहार सरकार की बात करते हैं तो किसके सरकार की बात करते हैं? आप हमेशा मुख्यमंत्री से सरकार को जोड़ते हैं। आप कहते हैं नीतीश सरकार ने ये काम किया है। आप ये नहीं कह सकते कि सम्राट चौधरी की सरकार ने ये काम किया है या जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से। तो जो सरकार का मुखिया होता है, सरकार उसी के नाम से चलती है। केंद्र सरकार की बात करते हैं तो आप मोदी सरकार की बात करते हैं, वहां पर किसी अन्य के साथ आप नहीं जोड़ सकते। तो जो नौकरियां भी दी गई उसका क्रेडिट भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को मिला है। वो चीज भी जो है लोगों ने उसी तरह से ली है। उनके खिलाफ कोई मुद्दा जब लास्ट में नहीं मिला, चूंकि देखिए एक बीच में काफी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार के बेटे इस चुनाव में एंट्री करने जा रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ने भी कई बार इस बात की चर्चा की है और तारीफ करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया। यही तो बड़ा फर्क है आरजेडी और जेडीयू में कि यहां पर नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में आने अब तक नहीं दिया है। इस बार बहुत चर्चा बनी, जेडीयू के बहुत सारे लोग चाहते भी थे कि निशांत चुनाव लड़ें, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो एक स्टैंड पर कायम थे कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जब ये बातें सामने आ गई तो जो एक आप वहां पर सिमिलरिटी ढूंढ सकते थे, समानता ढूंढ सकते थे आरजेडी और जेडीयू में, तो वो नहीं हो सका। करप्शन का कोई केस आप उन पर आज तक लगा ही नहीं है, तो वो चीजें दिखी नहीं। तो लास्ट में उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन उन चर्चाओं को उनके एक्शन ने खारिज कर दिया। जब बारिश हुई, सारे लोग घर पर बैठे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो नीतीश कुमार जो है वो सड़क के रास्ते अपने सभाओं में पहुंचने लगे। वहां पर सभाओं में पहुंचकर उन्होंने दो चीज साबित कर दी। पहली चीज ये कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, नहीं तो इतने किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कैसे तय की? जब सभी हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं तो वो सड़क से निकल गए। और दूसरी बात ये कि सभा करके वापस अगर वो पटना भी लौट आ रहे हैं तो वो अपने विकास कार्यों पर मुहर लगाते हुए भी दिख रहे हैं कि देखिए हमने सड़कें कितनी अच्छी बना दी कि हम 200, 250, 300 किलोमीटर जाते भी हैं और उसी दिन लौट कर भी आ जाते हैं। तो ये चीजें जो है नीतीश कुमार के फेवर में गई। हालांकि उनकी कई योजनाएं हैं। एक बात जो होती है कि जब उन्होंने वो स्कूल ड्रेस वाली और साइकिल वाली योजना पहले कार्यकाल में शुरू की थी, उसके बाद समझिए जो उस समय लड़कियां रही होंगी, आज वो वोटर हैं, उन्होंने उसका फायदा उठाया है, उनको साइकिल मिली है, वो साइकिल उन्होंने चलाई है। तो जब वो वोट करने जाएंगी तो वो किसको वोट करेंगी? ग्रेजुएशन करने के बाद जो महिलाओं को प्रोत्साहन राशि है ये उन्होंने जो है दी है। तो जो जिन्होंने उनका लाभ उठाया है वो उनसे अलग क्यों जा सकते? और ये बातें चुनाव से पहले नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ये 10,000 वाला मामला उठता है, इस बात को भी जो है वो ये साबित करने में सफल रहे नीतीश कुमार कि देखिए ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये उनको स्वावलंबन के लिए दिया गया है कि वो स्वरोजगार करें। ये एक इनिशियल 10,000 रुपया है, अगर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको और राशि दी जाएगी। तो नेचुरली अगर ये चीज इंप्लीमेंट
हो जाता है। अब आने वाले दिनों में उस पर भी निगाहें रहेंगी हम सबकी कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, जो 2 लाख तक लोन की बात है, अब वो अगर वहां तक पहुंच जाती है चीजें, तो आप समझिए कि कितनी महिलाएं जो है वो स्वरोजगार करने लगेंगी। इससे कितना फायदा होगा हर परिवार का। तो ये चीजें जो है नीतीश कुमार ने ऐसे नहीं दिया। किसी बाकी जगह आप देखिए तो सम्मान योजना के नाम पर बस महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं और वो उसको रखती हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको अपने व्यवसाय में लगाएं, उससे आप तरक्की करें, तो चूंकि आगे और पैसा आएगा। तो ये कोई बोझ जैसी चीज नहीं है, ये किसी को लोन जैसी बात आपको दिखती है। हालांकि पहले वाले 10,000 के लिए कहा गया कि ये लोन नहीं है, लेकिन फिर आगे भी जो राशि आपको मिलेगी और उसे आप अपने व्यवसाय में लगाते हैं। मुद्रा योजना को देखिए, वो 50,000 से शुरू होता है, तो उसी तरह की एक और योजना हो गई। अब अगर इसके जरिए जो है ग्रामीण महिलाएं इसको अपने कार्यों में लगाती हैं, जो व्यवसाय कर रही हैं, तो इससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। बिहार की इकोनॉमी की बात है, महिलाएं जो है वो स्वरोजगार करेंगी तो एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर डेवलप होगा। तो नीतीश कुमार के जो काम है उसका एक इम्पैक्ट तो इस बार पड़ा ही है, और उसी का ये असर है कि डबल सेंचुरी जो है उन्होंने लगा दी है बीजेपी के साथ मिलकर। बिल्कुल। तो देखिए, अब एक बम्पर जीत की और एनडीए और 206 का आंकड़ा, अभी भी कुछ सीटों पर फाइट की स्थिति है और 2-4 सीटें अभी भी आगे पीछे हो सकती हैं। यानी कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत की और एक इतिहास रचने की और एनडीए गठबंधन, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक या एग्जिट पोल भी 150 के आंकड़े पर आकर रुक रहे थे, लेकिन यहां दोहरा शतक लगाते हुए नीतीश और मोदी, उन्होंने 200 के आंकड़े को भी पार कर दिया है और आरजेडी अपने अब तक के चुनाव के सबसे बुरे दौर को देखती हुई नजर आ रही है। आरजेडी 24 सीटों पर है, कांग्रेस 4 सीटों पर है। सबसे बुरा हाल वीआईपी का हुआ है, जिनके प्रमुख डिप्टी सीएम के चेहरे बनाए गए थे। वहीं देखिए, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 5 सीटें सीमांचल में तय मानी जा रही हैं ओवैसी की। और देखिए राकेश जी, कहा जा रहा था कि ओवैसी को पिछली बार जो जनता ने सीटें दी थी, इस वजह से राजद के हाथों से सत्ता फिसल गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंततः वही हुआ है। ओवैसी ने अपना दम दिखाया है, 5 सीटों पर अपना दावा काबिज रखा है। यहाँ पहले हम लोग कुछ जान लें। सम्राट चौधरी 45,820 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और अलीनगर से मैथिली ठाकुर भी चुनाव जीत गई हैं 11,730 वोटों से। लेकिन हिलसा से शक्ति सिंह यादव जो है वो चुनाव हार गए हैं। पिछली बार सिर्फ 12 वोटों से हारे थे और अब बीजेपी के सीटों की संख्या 96 पहुंच गई है। तो 101 में से 96 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। सिर्फ 5 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर आपको दिखता है। खैर, हम असदुद्दीन ओवैसी वाले इशू पर आते हैं कि देखिए, एआईएमआईएम ने बिल्कुल स्पष्ट किया था और उन्होंने जो है बहुत टैक्टिकल मूव जो है इस चुनाव के दौरान उठाए। चूंकि उन पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने महागठबंधन को कहा कि सेकुलर वोट बटे नहीं, इसलिए आप हमें महागठबंधन में शामिल करें। अब यहां पर पहले से ही इतने पार्टनर्स थे और सीटों की मारामारी थी, और दूसरी बात, एक डर भी था महागठबंधन के अंदर कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी में शामिल करते हैं तो चुनाव पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इस डर से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को ना कह दिया। अब जब उनको ना कह दिया तो हर जगह जब ओवैसी गए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हमने तो दरखास्त डाली थी कि आप हमको शामिल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने हमें अपने महागठबंधन में शामिल नहीं किया। चुनाव लड़ने का हक तो सभी को है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर तो हमको चुनाव लड़ना होगा। तो वो अपनी बातों को, चुनाव लड़ने के कारण को जस्टिफाई करने में सफल रहे। पहली बात तो ये दिखी जो स्ट्रैटेजिकल मूव था एआईएमआईएम की तरफ से। दूसरी बात, जब उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा बिहार के ही संदर्भ में कि देखिए, यहां जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी कास्ट को सपोर्ट करते हुए दिखती हैं। तो जब जातियों की पार्टी हो सकती है
तो फिर अल्पसंख्यकों से वो कहते हैं कि आपकी पार्टी क्यों नहीं हो सकती। और आप देखिए कि उनकी पार्टी जीते या हारे वो उसी को वोट करते हैं, तो आप हमको क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिसके पास दल है उसी के पास बल है। तो जब ये बातें उन्होंने कही तो ये बातें कुछ लोगों को अपील कर गई कि हाँ ये बात तो सच है। इस बीच कुछ मामले भी उस तरह के घटित हो गए जब मुकेश सहनी ने दबाव बढ़ाया महागठबंधन के ऊपर, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी को लेकर एक डायलेमा की स्थिति हमेशा थी महागठबंधन के अंदर। तो जब उन्होंने प्रेशर दिया कि देखिए हमको आपको डिप्टी सीएम तो घोषित करना पड़ेगा, सीटों पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि 60 सीट कहने वाले मुकेश सहनी की उनको चाहिए, वो 15 तक लौट गए। बाद में इत्तेफाक ऐसे बने कि वो 12-13 सीट ही बच गए उनके पास। तो वो वहां पर जो कहे कि हम ठीक है हम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम जिस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो डिप्टी सीएम की पोस्ट है या वो फेस है। तो मजबूरी में महागठबंधन पर जो एक दबाव बढ़ा, उनको कुछ वोट एक्स्ट्रा चाहिए थे एमओआई के अतिरिक्त, तो उनको लगा कि जो सहनी वोटर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उनको मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित करना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने इसे घोषित किया, असदुद्दीन ओवैसी ने इसको मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, और उन्होंने तारीफ करते हुए कही मुकेश सहनी की बात कि मैं मुकेश सहनी की तारीफ करता हूं कि देखिए उनका 2% है। हालांकि मुकेश सहनी जब सब जोड़ते हैं तो उसको 8 से 9% वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए जिनका 2-3% है वो भी दबाव डालकर अपने आप को डिप्टी सीएम का फेस घोषित करवा देते हैं, लेकिन आप 17-17.5% हैं अल्पसंख्यकों से। वो कहते हैं आपका चेहरा डिप्टी सीएम के लिए आगे नहीं लाया जा रहा है। तब जाकर फिर महागठबंधन बैकफुट पर आता है और फिर बातें होने लगती हैं कि हम अलग अलग वर्ग से जो है डिप्टी सीएम का फेस देंगे। तो जब ये बातें होती हैं लेकिन चेहरा तो आता नहीं है। और अब उसके बाद वो असदुद्दीन ओवैसी इन बातों को अपनी सभाओं में उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि अब अगर जो है यहाँ पर जो हमारे वर्ग के लोग हैं, क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं। जब ये बातें वो कहते हैं तो ये बातें भी लोगों को अपील करती हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो बातें करते हैं वो बहुत तार्किक बातें करते हैं, तो उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जब उन्होंने ये बातें कह दी तब फिर जो है परेशानी महागठबंधन के लिए और बढ़ी। तो धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करते गए लोगों तक। और फिर जो एक उनका मुद्दा था कि उनके 4 विधायक पिछली बार टूटे थे, अब उनका कहना था कि इनको आरजेडी ने तोड़ा, आरजेडी का कहना था कि वो खुद टूटे। तो उन्होंने एक नया स्लोगन ही दे दिया कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे। तो इससे भी एक जो है सहानुभूति उनके प्रति लोगों में थी। तो फिर उसके बाद आप समझिए कि इस इम्पैक्ट का अनुमान महागठबंधन को भी था। इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया गया और उन्होंने जो बातें कही कि देखिए यहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जो है वो कांग्रेस की दरी उठा रहे हैं, वहां पर वो समर्थन देते हैं। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर वो समर्थन देते हैं तो आप समर्थन ले भी तो रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बात तो कही कि वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कही कि वो समर्थन ले रहे हैं। तो जब समर्थन देने लेने की बात हो तो जब वो समर्थन दें तो आप लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो भागीदारी की बात करें तो आप कहें नहीं हम आपको भागीदार नहीं बनाएंगे। तो ये चीजें जो है लोगों के अंदर पहुंचते गई और नतीजा ये हुआ कि फिर मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ गया और उसी का परिणाम है कि आज एआईएमआईएम जो है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उसने अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा दिया भी टूट गया है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से संजय जी हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी नतीजों को कैसे देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल ही बम्पर विक्ट्री हुई है एनडीए की, और ऐसा तो अमित शाह ने भी उतना ज्यादा नहीं उम्मीद किया, तो 160 प्लस बोल रहे थे, मगर उससे काफी आगे बढ़कर करके इतना वोट मिला है। तो मुझको लगता है कि कोई कंटेस्ट ही नहीं हुआ, एक तरफा हो गया।
और नीतीश कुमार का बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया कि बिहार के प्रति जो लोगों का उनके प्रति एक झुकाव है, एक रुझान है, उससे और ज़्यादा साबित हो गया। और ये तेजस्वी यादव कोई मैच नहीं है नीतीश कुमार के। बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल उम्र का बनाया गया, मुद्दा बनाया गया ये, मगर लोगों ने उस पर उतना विश्वास नहीं किया। मुझको लगता है कि विक्ट्री है इंडिया के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है ये काफ़ी कामयाब रहा और लोग इसे पसंद किए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इन नतीजों की उम्मीद किसी को नहीं थी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके पीछे कारण फैक्टर्स क्या, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको भी जमीनी हकीकत अच्छे से पता होगी। बिहार में इतना बड़ा बदलाव, देखिए 2020 के चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, वो 24 सीटों पर अभी सिमटी हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर है। हालात यह हैं कि पिछली बार आरजेडी के हाथ से सत्ता गई थी तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी इसलिए इतनी बड़ी हार हो गई, इसलिए सत्ता हाथ से फिसल गई। इस बार तो यह भी नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकता। अब विपक्ष के खेमे में मुझे लगता है लालू यादव का बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होने के कारण उनको उतना नुकसान हुआ है कि वो खुद, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर लालू यादव खुद अगर बहुत ज़्यादा कैंपेन करते और जाते लोगों में, तब एक और माहौल बनता। तेजस्वी यादव, मुझको नहीं तो और कहा जाता है बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही रहेगा। तेजस्वी यादव अभी कोई मैच नहीं है नीतीश कुमार के। अब बिल्कुल देखिए, वो जो बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो अब इस लायक नहीं है कि बिहार को चला सके, और नीतीश कुमार ने इसका जवाब अपनी जुबान से नहीं दिया। देखिए उन्होंने अपनी सक्रियता से इस बात का जवाब दिया था। सही बात है, सही बात है। ये कितना वो रैली किए, कितने सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वो ट्रेवल करके गए। कहीं से नहीं लगा कि ऊर्जा में कमी है, और कहीं भी नहीं लगा कि उम्र उनके कारण कहीं रुकावट आई और कोई भी तरह का उनका परेशानी है। दिखने से तो नहीं लगा। पहले जैसे नीतीश कुमार थे उतना ही चुस्त दुरुस्त, अब फुर्तीले और सक्रिय आदमी लगे इस चुनाव में भी। अच्छा संजय जी, क्या लगता है, देखिए एआईएमआईएम को 5 सीटें मिल रही हैं, वो बढ़त बनाए हुए है लगातार। वहीं जो डिप्टी सीएम के चेहरे थे मुकेश सहनी, वो 0 पर है। जनसुराज, जिनका बड़ा शोर था, लगातार चर्चा में थे, वो 0 पर हैं। तो बिहार के जनादेश को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, एक वो सब वन मैन आर्मी है, जैसे जन स्वराज के प्रशांत किशोर के को लोग पहचानते हैं एक रणनीतिकार के रूप में, खुद एक नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं है। और ये उनका फर्स्ट था, स्टार्टिंग था, बिगिनिंग ऑफ मेडल ये था, इनिंग था। मुझको नहीं लगता, खुद जब चुनाव वो नहीं लड़े तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत भी आकर्षण था उनके पार्टी के प्रति लोगों का, वो भी मुझको लगता है कि बहुत कम हो गया। और लगा कि फिर एक स्प्रिंटर ग्रुप के रूप में यहाँ वहाँ से कहीं से आप जोड़ करके लोगों को इकट्ठा कर लिए और उसका चुनाव में आ गए। बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझको नहीं लगा था शुरू से ही कि बहुत ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अब बिहार की राजनीति अब बदल गई। अब वाकई में बिहार लगता है कि जो पुराने समीकरण थे उन समीकरणों से आगे निकल गया। नतीजे यही बता रहे हैं, बिहार को विकास चाहिए, लगता तो यही है अब। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और विकास चाहिए। विकास जो करके दिखाया है, आदमी निश्चित की ओर जाता है, अनिश्चित की ओर नहीं जाता है। निश्चित जो नीतीश कुमार 20 साल में किए हैं, लोगों को विश्वास उस पर जमा है कि ये कर सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। इतना किया है और आगे का, खासकर महिला लोगों के लिए, उनके लिए जो उन्होंने काम किया है, तो उसका विश्वास, आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें बोल दें, कितना पैसे दे देंगे, वो कर देंगे, मगर जो करके दिखाया है लोग उसी पर विश्वास करेंगे। निश्चित पर ही विश्वास करते हैं, अनिश्चित की ओर बहुत कम लोग ही जाते हैं। और बिल्कुल, जिस तरह से राकेश जी, जिस तरह से आपस में विवाद दिखाई दिया था, जिस तरह से फ्रेंडली फाइट के नाम पर 12 सीटों पर, लगभग दर्जन भर सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल आपस में उलझते नजर आए, जिस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, जिस तरह से गौड़ा बोराम में हुआ, इन सभी चीजों को लगता है जनता बहुत बारीकी से देख रही थी। यह सारी चीजों को जनता बहुत बारीकी से देख रही थी, और उससे संदेश उन तक क्या पहुंच रहा था यह महत्वपूर्ण था। आप कितना भी कह लें कि हम स्ट्रैटेजिक रूप से फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं,
वो जनता तक नहीं पहुंचता। जनता इतना समझदार है और भारत का लोकतंत्र भी इतना परिपक्व है तो इसी जनता की वजह से है, और उनको भी ये बातें समझ में आती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप सिर्फ कहने के लिए ये बातें कह रहे हैं। तो वो एक चीज़ जो है बिल्कुल संदेश ठीक नहीं गया। सीट बंटवारे में जब सामंजस्य नहीं बैठा तो जो आप कहते हैं कि आगाज़ ही अच्छा नहीं हुआ, तो वहीं से परेशानी की शुरुआत हुई। और मैं बार बार मुझे लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा ने जो है चुनाव का रुख मोड़ दिया। चूंकि वोटर अधिकार यात्रा से पहले तेजस्वी यादव कुछ जो जेन्युइन मुद्दे थे उनको लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे, खास करके रोजगार को लेकर वो जिस तरह से बातें कर रहे थे। लेकिन जब वोटर अधिकार यात्रा आया तो मुद्दों में टोटली जो है महागठबंधन ने एक शिफ्ट ले लिया। और शिफ्ट क्या ले लिया कि उन्होंने एसआईआर की बातें करनी शुरू कर दी। और जब फिर लोग आपस में बातें करने लगे कि तुम्हारा नाम कटा, तुम्हारा नाम कटा, तुम्हारा नाम कटा, तो पता चला किसी का नाम नहीं कटा और उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। तो जब आपको समझ में आ गया था कि वो चीज़ें मुद्दा नहीं बन पाई हैं तो उस पर जो है अगर महागठबंधन पीछे चल जाता और जो मुख्य मुद्दे थे उनको मजबूती के साथ उठाता तो शायद उनको फायदा होता, क्योंकि तब आप लोगों से कनेक्ट कर पाते। लेकिन वो चीज़ करने में महागठबंधन नाकाम रहा और उस मुद्दे को लेकर आखिर तक, यहाँ तक कि कल भी आप कुछ वक्तव्य सुनिए जिसमें कि कुछ जो है विवादास्पद भी हैं, उनको सुनिए तो वो वही मुद्दे थे कि एसआईआर में गलत हो गया, एसआईआर की वजह से हो गया। और आज भी कुछ नेताओं के बयान इस तरह के आ रहे हैं। देखिए, ये बातें तब लोग स्वीकार करते जब एक क्लोज फाइट हुई होती। यहाँ पर कोई मुकाबला आपको दिखता ही नहीं है। एक तरफ 207 और एक तरफ 31। कोई एसआईआर जो है उसको स्वीकार नहीं करेगी जनता, कोई वो मुद्दा बन ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर महागठबंधन से कई चूकें हुई हैं और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी और आज जो है ये स्थिति दिख रही है। और आप देखिए कि यही चीज जनसुराज के साथ हुई। चूंकि आप कहते हैं कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम फ्रंट, कैप्टन को सामने से आकर लड़ना चाहिए, और यहां पर कैप्टन ने क्या किया कि वो बैकफुट पर चले गए, वो पर्दे के पीछे चले गए। भाई तेजस्वी यादव भी तो शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।